हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी कंटिन्यू कर रहे थे एनआरजी सीरीज़, जिसमें कि सीपीओ 2024 के जितने भी ईडीएम्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और कोशिश की जा रही थी कि आपको यहीं के यहीं रिवीजन हो जाए और किसी भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े और कुछ भी लिखना ना पड़े और केवल वीडियो से काम चल जाए। तो उसमें हमने 50 आपको ईडीएम करा दिए थे। 50 में से हमने जैसे पिछली वीडियो में 25 का रिवाइज कराया था, जो स्टार्टिंग के इनिशियल 25 थे और 25 न्यू कराए थे। तो आज भी हम उसी चीज़ को करेंगे जो हमारे 50 से लेकर 80 तक के पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे न्यू ईडियम, उनको उनका क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट करेंगे चीज़ों को। कोशिश करेंगे ये क्लास इस सीरीज़ की आखिरी क्लास हो और 4 पार्ट में ही आपको वीडियो में ये टोटल जितने भी ईडियम हैं ये सब कवर हो जाएं आपके। 3 वीडियो आपको मिल चुकी है, चौथी वीडियो ये है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हम पहले तो रिवाइज करते हैं 80 तक के। ईडियम था 50वां, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मतलब एक तरफ डेविल है और एक तरफ बहुत गहरा नीला समुंदर है, तो उसके बीच में आप खड़े थे तो कहीं ना कहीं खतरे में खड़े थे, यानी आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दो मुश्किलों के बीच होना। नेक्स्ट ईडियम था हमारा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, मतलब बाइट ऑफ उतना चबाना जितना तुम चबा सकते हो, उतना खाओ जितना चब सके। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्ट आप मीनिंग निकाल सकते हैं, ईडियम में से ही मीनिंग निकल रहा है। मतलब टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन वन कैन मैनेज, मतलब जितना आप ले नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा लेना। ठीक है, मतलब जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम बाइट द बुलेट। जैसे ये बच्चा था, बच्चा हमने डिस्कस किया था, मतलब भूख लग रही थी तो खाने को कुछ नहीं था, तो इसने जो है ये बुलेट है ना, जो मेटल की होती है, इसको खाना शुरू कर दिया। तो इसने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को बियर किया। ठीक है, एंड्योर किया, सहा, है ना। बाइट द बुलेट मतलब लोहे के चने कह सकते हैं यहाँ पे, या कोई लोहे का मेटल या बुलेट हो गई जो बंदूक से निकलती है बुलेट, उसको चबाने लगे तो क्या होगा, आपको पेन होगा, है ना। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट इडियम ब्लैक शीप। बहुत सारी वाइट शीप में एक आ गई थी तो वो ब्लैक शीप थी, मतलब कलंकित होना, बुरी प्रतिष्ठा वाला होना, है ना। वाइट में आप एक ब्लैक शिप आ गई थी, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से हमने रिलेट किया था। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड अंग्रेजों का था, है ना। जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उनकी नसें जो हैं नीली होती हैं, है ना। उनकी नसों में नीला खून होता है तो देखने में नीली नसें दिखाई देती हैं, तो वहाँ से रिलेट किया था। एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज, मतलब कुलीन व्यक्ति जो होते हैं, अंग्रेजों से रिलेट किया था हमने इसको। ठीक है, नेक्स्ट इडियम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना। ब्लू हमने आसमान से रिलेट किया था और बोल्ट मतलब चिंगारी। जो आसमान से चिंगारी गिरती है वो अचानक होता है ना, आकस्मिक घटना। मतलब बोल्ट बिजली होता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है और अनप्लीजेंट होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है वो, अनप्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इडियम ब्रेड एंड बटर। मतलब जो ब्रेड थी, मतलब हमारी रोटी। ठीक है, और बटर या तो आप मक्खन से या फिर घी लगा कर ही आपने रोटी खा ली, तो कहीं ना कहीं आप जीविकोपार्जन कर रहे हैं, मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड, बहुत बेसिक चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है बिल्डिंग कासल इन द एयर। मतलब इन द एयर, है ना, अपनी जो ख्याल हैं, अपनी जैसे ये ख्याल कर रहा है उसमें किले बनाना, है ना। बिल्डिंग कासल मतलब हवाई किले बनाना, असंभव काम करने की सोचना या असंभव सपने देखना, दिन में ही तारे देखना, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। इजी है ये भी, मतलब किले को बनाने का सपना देखना। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल इट ए डे। हमने इसके कॉल इट ए हाफ डे से रिलेट किया था, मतलब जब एम्प्लॉई वगैरह हैं वे मतलब अपना डे पूरा करने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते थे, तो कॉल इट ए हाफ डे। ये बाद में कॉल इट ए डे बन गया था, तो इसका मतलब है अपना काम रोक कर निकल जाना, है ना। मतलब भाग जाना या पोस्टपोन करना, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम था हमारा चेंजिंग माई ट्यून। मतलब जैसे आप रिलेट भी कर सकते हैं, जो मेरी कुछ धारणा है उसका मतलब उसमें चेंज करना, माई ट्यून, है ना, विचार में बदलाव करना, टू चेंज वंस ओपिनियन। ईजी है ये भी। नेक्स्ट है क्लीन एज विसल। विसल का मैंने बताया था, इसका जो बेसिक नेचर होता है वो इसमें फूंक मारी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसमें कोई भी धूल का कण, कुछ भी गंदगी नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा साफ और कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इसका बेसिक नेचर ही है इसमें कि मेरे में कोई फूंक मारे और मैं फिर आवाज़ निकालूं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा साफ है, तो हमने इससे रिलेट किया था क्लीन एज विसल, मतलब जो कम्प्लीटली क्लीन हो, बिल्कुल साफ हो। नेक्स्ट है हमारा इडियम कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, है ना। जैसे आईफोन पहले हम किडनी बेच कर लेते थे, तो ऐसे ही आपने एक चीज़ ली जो जिसमें कि आपको कंधा और पैर बेचना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव हो गया था।
नेक्स्ट इडियम है कट ए सॉरी फिगर। जैसे ये बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया था भालू, है ना, और ये जाके अपने सेंटेंस भूल गया था, अपनी परफॉर्मेंस को भूल गया था कैसे देनी है, तो कट ए सॉरी फिगर हो गया था। मतलब इसने पुअर इंप्रेशन दिया था, तो ये सॉरी मतलब रोने भी लगा था और सॉरी भी मांगने लगा था ऑडियंस के आगे, तो कहीं ना कहीं इसने पुअर इंप्रेशन डाला है। नेक्स्ट इडियम ड्रिल इनटू योर हेड। इस भाई को हम समझा रहे थे बात, ये समझ नहीं पा रहा था, तो हमने इसके जो दिमाग है उसमें ड्रिल करने की सोच रही कि इसके दिमाग में गड्ढा करके वो चीज़ डाल दें इसके दिमाग में। तो बार बार मतलब समझाना, हम इसको चाह रहे थे समझ जाए, लेकिन ये समझ नहीं रहा था। टू एम्फेसाइज रिपीटेडली, ठीक है। नेक्स्ट इडियम नेक्स्ट था ईटिंग लाइक ए हॉर्स। जैसे हॉर्स है बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो उससे रिलेट किया था हमने ईटिंग ए लॉट, मतलब बहुत सारा खाना खाने वाला, मतलब घोड़े की तरह खाना खाने वाला, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इडियम था हमारा फेसिंग द म्यूज़िक। मतलब इसने इतने बड़े बड़े वूफर लगाए, डीजे लगवा दिए इसने कि उसका जो बेस है उससे ये पीछे जा गिरा, है ना, पीछे ही देखो इसका सोफ़ा गिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपने किए का परिणाम भुगता इसने। टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब फेस द म्यूज़िक, है ना। नेक्स्ट इडियम फार एंड वाइड। फार का मतलब होता है दूर और वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो कहीं ना कहीं सभी जगह सभी दिशाओं में, आप इनसे भी याद कर सकते हैं, सभी जगह व्यापक और बहुत जो दूर तक फैले हों, ठीक है। नेक्स्ट इडियम फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब कोड़े मारना बताया था, और डेड हॉर्स तो मतलब घोड़ा मर गया है, ये तब भी उसके ऊपर बैठा है और उसके कोड़े मार रहा है, उसको उठा रहा है कि चल चल, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, असंभव काम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जान तो डलेगी नहीं, है ना, इसके एफर्ट जो हैं वेस्ट हैं। नेक्स्ट इडियम था गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप से हमने गबरू लड़कों से रिलेट किया था। गबरू लड़के बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, बातचीत बहुत करते हैं, तो गैप का मतलब हो गया एबिलिटी टू स्पीक। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास गिफ्ट है, मतलब आपके पास एक टैलेंट है कि आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, मतलब एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बहुत अच्छे से अच्छे व्यवहार के साथ आप बात करना जानते हैं, वाक्पटुता की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट इडियम था हमारा गिव ए कोल्ड शोल्डर। इसमें जैसे हमने बताया था ये बर्फ़ में खड़ा था, इसको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसको नीड हुई महिला मित्र की, तो महिला मित्र जाना नहीं चाहती थी। उसने कहा मेरे तो कंधे जो हैं वे ठंडे हैं, है ना, इन पे भी बर्फ़ जम रही है, तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना चाह रही थी। तो इसने कहा मेरे खुद कंधे ठंडे हैं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं महिला मित्र ने इसको नज़रअंदाज किया था। तो इसका मतलब हो जाएगा डेलिबरेटली इग्नोर, अवॉइड और अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन, मतलब नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है हमारा गो डाउन इन फ्लेम्स। मतलब फ्लेम्स, गो डाउन मतलब नीचे की ओर आना, और फ्लेम्स मतलब आग लग गई थी रॉकेट में, है ना, तो वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो वो पूरी तरह से विफल हो गया था, इसलिए नीचे गो डाउन इन फ्लेम मतलब आग लग गई थी, तो उसमें इसलिए नीचे आ रहा था वो, ठीक है, फेल्ड कम्प्लीटली। नेक्स्ट इडियम हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब है टू परसेवर, मतलब डटे रहना, हार नहीं मानना। वैसे तो ये बंदर था, ये एक ही जगह पर स्टिक हो गया था, हैंग हो गया था, तो ये मतलब हार नहीं मानना था, डटा रहा था, है ना। हैंग जैसे कहते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया, फ़ोन हैंग हो गया, तो वो एक ही जगह स्टिक हो जाता है ना। तो हैंग इन देयर ये जो है यहीं के यहीं रह गया, इसका मतलब है दृढ़ रह गया, डटा रह गया। नेक्स्ट इडियम है हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है, कहीं ना कहीं सातवें आसमान की तरह ही है। मतलब क्लाउड्स जो है उस इसका जो सिर है, मतलब जो इसकी सोच या पूरा राजी हो रहा है ये, मतलब क्योंकि इसका जो सिर है वो क्लाउड्स में है। दिन में सपने देख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, टू बी अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहा है, ठीक है, वास्तविक सपने। नेक्स्ट इडियम है हेड एंड शोल्डर अबव। मतलब हेड सिर और कंधे आपके दोनों जो हैं वे ऊपर है किसी न किसी की कंपेयर में, तो कहीं ना कहीं दूसरों से आप बेहतर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मतलब जैसे घोड़ा जीत गया था मैंने बताया था, और वो इस चीज़ की खबर लड़के को खुद ही अपने मुंह से बता रहा है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, है ना। तो इसका मतलब है बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स से हमें चीज़ें पता लग रही है, विश्वसनीय सूत्रों से पता लग रही है। नेक्स्ट इडियम हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल मतलब दिल, और सोल मतलब आत्मा। मतलब पूरी तरह से आप उसी काम में लग रहे हैं विद ऑल एफर्ट। मतलब जैसे देखो इसका माइंड आंख बंद करके लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी सोल और हार्ट जो है वो इसी चीज़ में कर रही है, फिजिकल तो है ही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से लगा हुआ है ना। नेक्स्ट इडियम है हर्ट इन द राइट प्लेस। एक बच्चा था, इसको इसने बचाया था, है ना, बारिश से तूफान से, तो ये छाता लेकर खड़ा हो गया था, तो इसका मतलब गुड नेचर का है और इसके अंदर पॉजिटिविटी है, मतलब ये कहीं ना कहीं नैतिक है, मोरल इसने काम किया है, तो इसका हर्ट जो है वो कहते हैं राइट प्लेस पर है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा इडियम हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। मतलब
जब कील पर हमने सटीक मारा, बिल्कुल एक तरीके से मारा, तो वो बिल्कुल ठीक जगह लगेगी, है ना, कील अपनी जगह सेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब बिल्कुल सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना। हिट करना किस पर, नेल ऑन द हेड, मतलब कील के बिल्कुल हेड पर। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। नेक्स्ट था हिट द सैक। सैक मैंने बताया था आपको, जो बोरा होता है जिसमें चीनी वगैरह आती है, गेहूँ आते हैं, तो वो इससे बनता है, घास वगैरह से बनता है। तो पहले ज़माने में लोग इसी पर सोना प्रेफर करते थे, आज भी गांव में मतलब यूज़ करते हैं इसको। तो हिट द सैक मतलब इस पर जाना और सो जाना। तो हो गया था गो टू स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा इन द फास्ट लेन। फास्ट लेन का मैंने बताया था, हाईवे पर आप जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में जा रहे थे, आपके पास महिला मित्र भी है, गाड़ी भी है, पैसा है ना, और फास्ट लेन में थे, आपने गाड़ी भगा रखी थी 200 250 300, तो आप मतलब आपकी लाइफ फिल्ड विद ग्रेट एक्साइटमेंट, उत्साह और उत्तेजना से भरा जीवन था आपका। ठीक है, इन द फास्ट लेन, मज़े ही मज़े। नेक्स्ट इडियम है जंप एट द अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी पर सीधा जंप। ठीक है, तो मौके का फ़ायदा उठाना, आपने मौके का फ़ायदा उठा लिया है। टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी ईगरली एंड क्विकली, तो कहीं ना कहीं आप रुके नहीं हैं और मौके का फ़ायदा उठा लिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इडियम का रिवीजन कंप्लीट होता है। हम अपने जो आखिरी के इडियम बचे हैं लास्ट, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इडियम है हमारा कीप अप अपेरेंसेस, है ना, बेस, मतलब मेंटेन एन आउटवर्ड शो, मतलब दिखावा करना। अब अपेरेंसेस का मतलब जैसे आपको पता भी है, मतलब भेष होता है, या आप जो आपने दिखावा कपड़े जैसे इसके देखो बहुत ज़्यादा मतलब लुक्रेटिव है ना, तो इसका जो इसने एक अपना दिखावा या अपना भेष एक मेंटेन करा है अपने बैग वगैरह का बिल्कुल मैचिंग के साथ, मतलब दिखावा करना इसने एक अपना आउटवर्ड शो को मेंटेन किया है। ठीक है, कीप अप अपेरेंसेस, है ना, अपेरेंसेस उन्हीं को ही कहते हैं कि आपने क्या पहनावा है, आपका क्या आपका भेष है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कीप अप अपेरेंसेस। नेक्स्ट इडियम है कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप का मतलब होता है टू स्टे चीयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, मतलब कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना। ये कहीं ना कहीं जिम वालों से रिलेट होता है, जैसे चिन अप। अब चिन अप करने में हमें जैसे कि फिजिकल पेन होता है, हम अपनी एनर्जी मतलब बर्न करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, तो लेकिन फिर भी ये कर रहा है, खुशी से कर रहे हैं जो आजकल के यूथ हैं, है ना, तो पेन होने पर भी खुशी से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहकर ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे चिनअप हो गया, कोई भी एक्सरसाइज होगी, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चिनअप की बात हुई है, तो कीप योर चिनअप मतलब आप कठिन परिस्थिति में भी जिम में चिनअप को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कीप योर चिनअप, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कठिन परिस्थिति में भी आप प्रसन्न रहकर चिनअप कर रहे हैं, टू स्टे चेयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, फोटो का आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ईजी है ना, जो बिल्ली है वो बैग से बाहर निकालना, जैसे कहीं ना कहीं आप जादू आपने देखा होगा, तो वो बैग में से कबूतर अगर निकालता है उड़कर चला जाता है, कहीं ना कहीं भेद खोल दिया उसने, रिवील कर दिया अपना, है ना, सीक्रेट मतलब रिवील कर दिया। तो इसी तरह से जैसे ये एक बैग है, इसमें से बिल्ली निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इसने भी अपना जो छुपा कर रख रखी थी बिल्ली, वो उसको रिवील कर दिया है, चाहे वो मिस्टेक से हुआ है या केयरलेसली हुआ है ना। तो इसने क्या किया, कैट आउट ऑफ द बैग किया, मतलब कैट जो बिल्ली है उसके बैग से बाहर चली गई, तो इसने राज खोल दिया, मतलब भेद जो था वो उसने बता दिया, भेद खोलना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइफ इज़ ए बाउल ऑफ चेरीज़। ये पहले भी आया था, हमने डिस्कस किया था, आपके पास एक कटोरा है उसमें चेरीज़ भरी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुशहाल सुखद, है ना, आप अमीर हैं, आपके पास संपन्न हैं, और एक तरफ आपका कटोरा है उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है ना, एक टुकड़ा रोटी का पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गरीब है ना, खाने के भी आपको मतलब कमी हो रही है। नेक्स्ट इडियम है हमारा मेक वेव्स। अब मेक वेव्स का मतलब होता है टू कॉज ट्रबल। ठीक है, हलचल मचाना। अब जैसे यहाँ पर सर्फिंग कर रहा था, ठीक है, अब इसको सर्फिंग करते टाइम इसने क्या किया, इतनी तेज़ी के साथ इसने मतलब सर्फ किया, तो इसने जो है वो वेव्स को बना दिया। ठीक है, इसने मेक वेव्स मतलब इसने वेव्स को बना दिया, तो वेव्स जो है फिर जब एक बार बन गई तो फिर तो वो हलचल मचाएंगी, मतलब ट्रबल पैदा करेंगी कहीं ना कहीं, तो इसने अपने ही काम से यहाँ पर खुद के लिए ट्रबल पैदा कर लिया, मेक वेव्स, इसने वेव्स को जनरेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए या फिर दूसरों के लिए भी ये ट्रबल बन जाएगी, मतलब चिंता का विषय हो जाएगी, समस्या पैदा करेंगी। ठीक है, तो मेक वेव्स का मतलब है, जैसे आप याद रख सकते हैं, एक आदमी था वो सर्फिंग कर रहा था और इसने जो है अपनी स्पीड से, है ना, वेव्स बना दी, तो ये कहीं ना कहीं
समस्या का विषय है और दूसरों के लिए इसने ट्रबल बना दिया है ना, दूसरों के लिए मतलब ट्रबल का कारण बन गया ये, मतलब हलचल मचाना या फिर ट्रबल जो समस्या में डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है मिस द बोट। अब ये तो बता ही रहा है कि आपकी बोट मिस हो गई है, तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, घर कैसे वापस जाओगे, है ना। तो मौका गंवा बैठना मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है हमारा नर्व्स ऑफ स्टील। ठीक है, जैसे मैन ऑफ स्टील आपने देखी भी होगी, सुपरमैन, है ना। तो नर्व ऑफ स्टील, इसकी जो नसें हैं वो कहीं ना कहीं स्टील से बनी है, तो निडर और दृढ़, है ना। इडियम खुद बता रहा है कि मीनिंग क्या है होगा मेरा, तो एन अब्सेंस ऑफ फियर और एंजाइटी, मतलब इसको डर नहीं है इसके अंदर, है ना। इसकी जो नसें हैं वो स्टील की बनी हुई है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बड। पहली बात तो निप आप याद रखें, मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना। और बड क्या होता है, जैसे ये इसकी कोपल होती है ना, पौधे, जो छोटा सा पौधा होता है उसके ऊपर जहाँ पर कलियाँ होती हैं, तो उसे बड कहते हैं। अब छोटा सा पौधा है, आपने स्टार्टिंग में ही उसकी बड को, मतलब ऊपर के हिस्से को काट दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल अर्ली मतलब शुरुआती स्टेज में ही इस चीज़ को काट दिया। तो शुरुआती समय में ही कुचल देना या फिर नष्ट कर देना। निप का मतलब बर्बाद करना, नष्ट कर देना, और बड बड मैंने आपको बता ही दिया, तो आपने शुरुआत में ही चीज़ों को नष्ट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है नो पेन नो गेन। ये भी जिम से रिलेट होगा। ठीक है। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। इट इज़ नेसेसरी टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड। ठीक है। अब जैसे जिम है, इसको बॉडी बनानी है, एब्स बनाने हैं। ठीक है। अब ये मतलब जो है इसको बहुत पेन हो रहा है, मतलब पेट की एक्सरसाइज मार रहा है, तो मतलब एब्स बनाने के लिए, तो नो पेन और नो गेन, इजी है ये तो कोट। अगर पेन नहीं है तो आपको गेन भी नहीं होगा। महिला मित्र इसको करा रही है, ठीक है, पेन पेन दिलवा रही है ताकि इसका जो एब्स है वो गेन हो सके कहीं ना कहीं, पर बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इजी है वैसे तो, जिम से रिलेट हो जाएगा। और वैसे नो पेन नो गेन का मतलब तो खुद बता रहा है, जहाँ पर दर्द नहीं है वहाँ पर गेन भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन थिन आइस। थिन और थिक, है ना। थिक होता है मोटा, थिन होता है पतला। अब ये देखो, गिरने वाली है, कभी भी टूट सकती है बर्फ़, और ये जाएगी सीधा नीचे, तो कहीं ना कहीं जोखिम भरी स्थिति में है, इन्हें रिस्की सिचुएशन। आपको थिन पता होगा तो चीज़ें आप कर लेंगे, है ना, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल समवन लेग। अब जैसे ये है, बच्चे हैं दो, अब इसकी टांग खींच रहा है। जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं क्यों टांग खींच रहा है। टांग खींचने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, इसकी टांग खींचकर ये तो देखता ही रह गया बेचारा, लेकिन ये मजाक उड़ा रहा है इसका। तो हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं कि टांग खींचने का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है। प्लेइंग ए जोक विद समवन, मतलब प्ले पुल समवन लेग, मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल द लास्ट स्ट्रॉ। अब इसमें देखते हैं फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब समस्याओं की श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी के धैर्य खोने का कारण बनती है। अब इससे रिलेटेड हिस्ट्री में देखते हैं, एक जो रिच मैन था, है ना, वो जो कैमल्स होते हैं, है ना, ऊंट होते हैं, उनको अपनी स्ट्रॉ, मतलब जो घास है या घास फूस झाड़ियाँ हो गई, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करता था। और वो जितना हो सके उन पर लाद देता था, है ना, उनसे यूज़ लेता था। तो एक दिन उसने जब सारा लोड इस पर लोड कर दिया, तो एक आखिरी का स्ट्रॉ रह गया था। जब इसने वो आखिरी का स्ट्रॉ इसकी कमर पर रखा, तो ये कोलैप्स कर गया, है ना, कैमिल जो है वो गिर गया नीचे। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पीठ थी वो टूट गई, और अब वो अनेबल हो गया था कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्ट करने के। तो कहीं ना कहीं जो इसने ये लास्ट स्ट्रॉ रखी, इसकी वजह से मतलब ये पूरा का पूरा कोलैप्स्ड हो गया था। मतलब फाइनल प्रॉब्लम थी उसकी सीरीज़ की, मतलब क्या हो गया, समस्याओं की श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी के धैर्य खोने का कारण बनती है। तो कहीं ना कहीं धैर्य तोड़ दिया, धैर्य खो दिया किसने, कैमल ने। तो पुल द लास्ट स्ट्रॉ हिस्ट्री याद रखेंगे आप, इजीली आपको याद हो जाएगा। इडियम है पुट माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, है ना, टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना। जैसे हिस्ट्री में मैं बताऊं, जैसे आपने देखा हो ग्राइंड स्टोन क्या होता है, जो आपके टूल्स होते हैं, जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गई, या कोई भी जिसमें धार लगती हो। ठीक है। तो ग्राइंड स्टोन जो था वो, इसको ग्राइंड स्टोन कहते हैं। ये इस पे जैसे इसने ये एक ले रखा है टूल, इस पर ये धार लगा रहा है ना। अब इसको शार्पन करने के लिए, है ना, जब बहुत ज़्यादा शार्प करते हैं, इसकी शार्पनेस को चेक करने के लिए, देखने के लिए, ये जो है
अपनी नोज़ को बिल्कुल करीब यहाँ पर लाकर देखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे देख सकते हैं, द टूल अगेंस्ट द स्टोन एंड पुश देयर नोज क्लोज टू द स्टोन टू गेट ए बेटर व्यू एंड मेक श्योर द टूल वाज बीइंग शार्पन करेक्टली, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नज़दीक से चीज़ों को देखते थे, जिसमें कि नोज़ इनकी यहाँ पर बहुत करीब होती थी। पुट माई नोज टू द ग्रैंड स्टोन, मतलब इसके पास आ जाती थी, उससे चीज़ों का पता लगता था कि जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ठीक तरह से हुई है या नहीं। तो इसी तरह से ये काम जो था बहुत ज़्यादा रिस्की था, हार्ड था कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रैंड स्टोन उस समय पर बहुत बड़ा होता था। तभी से ये इडियम बना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड। तो आप हिस्ट्री रिलेट कर सकते हैं, मतलब ग्रैंड स्टोन मतलब जो शार्पनिंग टूल होता है उसमें जो शार्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका बेटर व्यू मतलब अच्छी तरह से चेक करने के लिए फेस को ग्रैंड स्टोन के पास लेकर जाया जाता था, जिससे कि नोज़ आपकी ग्रैंड स्टोन के बिल्कुल पास आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की था और मेहनत भरा काम था, कड़ी मेहनत भरा, ठीक है, वर्क वेरी हार्ड। तो इस तरह से आप इस इडियम को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है रिसीविंग ए किकबैक। अब किकबैक के दो मतलब होता है, एक तो किक मारना, ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है रिश्वत लेना। जैसे यहाँ पर दो लड़के हैं, इसने इसकी पीठ पर हाथ मारा, ये इशारा करना चाह रहा है, ठीक है, पीछे से हाथ मारकर रिश्वत का इसने संकेत कर दिया। कोई आदमी है इसका काम कराने के लिए, मतलब इसको इशारे, इसने सीधा तो कहा नहीं कि फंस जाऊंगा या कुछ भी इस तरह से, तो इसने इसकी पीठ पर मतलब किक और बैक, इसकी बैक पर किक मारकर इसने थोड़ा सा इशारा किया, रिश्वत का संकेत दिया। इस तरह से हम इसको किकबैक को याद कर सकते हैं। तो रिसीविंग ए किकबैक मतलब अवैध भुगतान प्राप्त करना, रिश्वत मांगना, ठीक है। तो आपको अगर किकबैक पता होगा तो ईडियम आराम से आपको याद हो जाएगा। किकबैक यानी कि उसकी बैक पर दो आदमी थे, इसकी बैक पर इसने किक मारी, हल्की सी हाथों से मारा और इशारा किया काहे का, मतलब रिश्वत का। तो इस तरह से रिसीविंग ए किकबैक का मतलब हो जाएगा अवैध भुगतान प्राप्त करना। नेक्स्ट ईडियम है रोल अप माई स्लीव, ठीक है। वैसे देख सकते हैं मतलब प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, कमर कसना, जैसे बाहें चढ़ा लेते हैं, है ना, स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब गुस्से से लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जाने की सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब कि स्लीव्स ऊपर चढ़ाना मतलब वर्क हार्ड के लिए प्रिपेयर होना या लड़ाई के लिए प्रिपेयर होना। कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, जब लड़ाई बसती है, लड़ने जाते हैं, तो वो अपने कुछ लोग तो सीधा शर्ट उतार देते हैं, तो कुछ लोग जो है अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं, तो डायरेक्ट ये वहीं से ही रिलेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है प्रिपेयर टू हार्ड वर्क यानी कि लड़ने जाना। सेक्रेड काऊ, मतलब सेक्रेड का मतलब ही होता है मतलब जो पूजनीय होता है ना। तो सेक्रेड काऊ का मतलब हो जाएगा मतलब जिसकी निंदा नहीं की जा सके, अनिंदनीय व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, इजी है तो सेक्रेड काऊ, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है सेकंड बनाना। अब ये देख सकते हैं, ए पर्सन इन ए सबॉर्डिनेट पोजीशन, मतलब दूसरे दर्जे का व्यक्ति होना। अब ये कहीं ना कहीं जो ड्रामा होता था उससे रिलेटेड है। जो सेकंड बनाना है वो सर्व करता था सपोर्टिंग कैरेक्टर, किसका, मेन कैरेक्टर का, मतलब जो प्राइमरी परफॉर्मर है उसके लिए ये असिस्ट करता था कहीं ना कहीं। और तब से ये टर्म जो है वो यूज़ हुई कि ये दूसरे दर्जे का व्यक्ति है, फर्स्ट ये है, और इसका जो ये हेल्प करता है, इसको असिस्ट करता है, इसके लिए जोक्स मारता है, या मतलब मेन कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होता है। तो कहीं ना कहीं जो हो जाएगा सबॉर्डिनेट पोजीशन में हो जाएगा और दूसरे दर्जे का व्यक्ति हो जाएगा सेकंड बनाना, ठीक है। फोटो याद रखें आप, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये जैसे परफॉर्मर हैं दोनों, ये परफॉर्म कर रहा है और ये इसको असिस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा सी आई टू आई। अब आई टू आई जैसे ये देख सकते हैं, ये इसकी तरफ मतलब इशारे कर रहा है, जैसे ये आंखों को चढ़ाकर भी आपको पता होगा हम इशारे करते हैं नॉर्मली। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एग्री कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः सहमत होना। सी आई टू आई मतलब ये सहमत हो गए हैं, ठीक है, ये सहमति दे रहे हैं, सहमत हो गए हैं। तो ये तो इजी है, फोटो को ध्यान रख के सी आई टू आई मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से सहमत है ना, हाथों से ही बता रहे हैं कि हम मतलब थम्स दिखा रहे हैं, ये हम दोनों सहमत है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा सिट ऑन द फेंस। फेंस होता है बाड़ा, जैसे कि आपका खेत है उधर की साइड या फिर इधर की साइड, ये आपने फेंसिंग कर रखी है तो इसको ही फेंस कहते हैं, फेंसिंग करना, है ना। अब सिट ऑन द फेंस मतलब आप इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं, ना आप इधर जा रहे हैं ना आप इधर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में हैं, डिले कर रहे हैं किसको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस इन इज स्ट्रडलिंग द पोजिशन बिटवीन टू आइडियाज विदाउट कमिटिंग टू आइदर ऑफ देम, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इधर साइड हैं या इधर साइड हैं, तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में हैं, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, आप फेंसिंग के ऊपर ही चढ़कर बैठ गए हैं, ठीक है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट इडियम है हमारा स्केटिंग ऑन थिन आइस। ठीक है, जैसे थिन आइस मैंने आपको बताया भी था, आप जो पतली बर्फ़ है उसके ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम भरा काम कर रहे हैं, टेकिंग ए बिग रिस्क। ठीक है, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो इजी है इडियम, आराम से याद हो जाएगा आपके। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, अनजाने में भेद खोल देना। अब इससे पीछे की हम हिस्ट्री को रिलेट करते हैं। मतलब पहले के समय में जो एंशियंट ग्रीक था, वहाँ पर जो वोटिंग का मेथड होता था वो बीन्स के थ्रू होता था। ठीक है, जहाँ पर बीन्स जो है वो वोट को कास्ट करने के लिए, वोट डालने के लिए यूज़ की जाती थी। अब जब बीन्स स्पिल हो जाती थी, मतलब अनजाने में जैसे ये गिर गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोट के आउटकम है, रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं रिवील हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अनजाने में भेद खुल जाता था। ठीक है, एंशियंट ग्रीक में जो बीन्स हैं उनको वोट डालने के लिए यूज़ किया जाता था, और जब अगर आपके पास एक बॉक्स है उसमें बीन्स है, वे आपकी बिखर गई, तो कहीं ना कहीं वे सारा वोट का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाएगा। तो अनजाने में भेद खुल जाएगा उस चीज़ का, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली। ठीक है, स्पिल द बीन्स। अब बीन्स को याद रखना कि एंशियंट ग्रीक में इसको वोटिंग के लिए यूज़ करते थे, तो वो बिखर गई थी, तो कहीं ना कहीं भेद खुल गया था। नेक्स्ट इडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। मतलब जब कहते हैं ना लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं मौके का लाभ उठाना, आप उस चीज़ को सही समय है उस चीज़ को करने का, टू एक्ट एट द राइट टाइम। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, आयरन हॉट है, इस पर हथौड़ा मार दो, क्योंकि जब आयरन गर्म होता है तभी हम उसको अपनी मनचाही तरह से मोल्ड कर पाते हैं, उसको मतलब शेप दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोहा हॉट हॉट है तो आप उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप अपनी तरह से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, है ना, मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टेक ए बैक सीट। मतलब होता है बिकम लेस इंपॉर्टेंट, मतलब कम महत्वपूर्ण होना, है ना। अब जैसे ये मैडम है पीछे बैठी हैं, इनको ऑर्डर दिए जा रही हैं कि इधर लेफ़्ट चलाओ, इंडिकेटर दो, गियर बदलो, ये करो वो करो। तो बैक सीट इसीलिए ही इन्होंने पीछे बिठाया है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, और कोई अच्छा आदमी हो जाए, जैसे इनका कोई दोस्त होता पक्का, है ना, तो वो आगे बैठता, वो कहीं ना कहीं इनको असिस्ट करता। लेकिन मैडम है पीछे दिमाग खाई जा रही हैं, तो टेक ए बैक सीट इसलिए पिछली सीट पर बिठाया क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्त होने चाहिए थे, ठीक है, अगली सीट पर। तो वो कम से कम असिस्ट करता है, ये तो दिमाग खा खा कर तो ड्राइवर को भी परेशान कर दिया। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, टेक ए बैक सीट मतलब दूसरी सीट पर होना, पिछली सीट पर होना, तो वो कम महत्वपूर्ण है ना। मेन होता तो अगली सीट पर होता। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेक ए रेन चेक। अब बाहर आपके बारिश पड़ रही है, आपने जाकर जैसे आपने पैर से चेक कर लिया, हाथ से चेक कर लिया, आंखों से चेक कर लिया, तो बाहर पड़ रही है बारिश, तो आपने जो है योजना को टाल दिया। टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे में कम एट ए लेटर डेट। ठीक है, मतलब योजना को टाल दिया। आपने बाहर जाकर रेन को चेक किया, रेन पड़ रही थी, और तो आपने योजना को टाल दिया। जब आप रेन चेक करते हो, कहीं ना कहीं आप योजना को टालने जाते हो। और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस पर जो है वो रेन चेक करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। लेकिन आप रेंज चेक करने जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को टालने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। आप रेंज चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा योजना को टालना। तो ईडीएम है हमारा 105, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब होता है एन्जॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बोथ वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आपके पास कहीं ना कहीं दो ऑप्शन है। अब जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास, आप मतलब कहीं पहाड़ों पर घूमने जाएं या हिल्स पर जाएं कहीं, और दूसरा ऑप्शन है आप कहीं एक सिटी में या शहरों में रहें। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, यहाँ पर आपको मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो ये तो इडियम से ही रिलेट हो रहा है कि मतलब कुछ नए तरीके से सोचना। जैसे बॉक्स को आप दिमाग से रिलेट कर सकते हैं, और थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब एक आपके दिमाग से कुछ हट के, मतलब नॉर्मल से हट के कुछ आप चीज़ सोच रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा थिंक क्रिएटिवली और डिफरेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। इजी इडियम है, वैसे आपको आराम से ये याद हो सकता है, हो भी जाएगा। नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। तो मीनिंग बेस है, थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। तो जैसे मोटा और पतला, तो कहीं ना कहीं हर हालत में आप रिलेट कर सकते हैं। आपके पास मतलब
अच्छा टाइम है और बुरा टाइम है, ठीक है। आप थिक में है या थिन में है, किसी भी तरह से है, मतलब हर हालत में, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन मतलब हर हालत में आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, या चाहे वो चीज़ें अच्छी हों आपके लिए, चाहे वो चीज़ें बुरी हों, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन। तो थिक का मतलब आपको पता होगा और थिन का भी पता होगा, तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं कि मोटा हो या पतला, यानी कि चीज़ें अच्छी हों या बुरी हों, आपको हर हालत में चीज़ें करनी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स, मतलब चेतावनी देना, किसको? हवा को। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स मतलब हवा को क्या फेंकना, मतलब चेतावनी। जैसे ये चेतावनी का ये साइन बोर्ड है, तो वो हवा को ही उल्टा फेंकना, मतलब जोखिम भरा काम करना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, टू एक्ट रेकलेसली, मतलब आपके सामने हवा आ रही है और आप उसको ही कह रहे हो कि रुक जा, या चेतावनी दे दिया आपने हवा को कि यहाँ पर ठहर जाओ, रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं आप जोखिम भरा काम कर रहे हैं, रेकलेसली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निडर हैं आप, बिल्कुल भी आप हवा जो सामने से आ रही है बहुत पावरफुल है, उससे नहीं डर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ही आपने चेतावनी फेंक दी, क्वेश्चन फेंक दिया, ठीक है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब हो जाएगा जोखिम भरा काम करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टाइटन हिज बेल्ट। अब टाइटन हिज बेल्ट का मतलब होता है खर्च में कटौती करना। अब जैसे इसकी हिस्ट्री रिलेट करते हैं हम, तो 1920 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, गरीबी आ गई और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है। जो लोग होते थे उनके पास जब चीज़ें अच्छी मात्रा में होती थी, मतलब गुड मील खाने के लिए चीज़ें हैं और पैसा है, तो वे कहते थे कि ये चीज़ें मेरी अंडर द बेल्ट है, ठीक है। अंडर द बेल्ट मतलब आपकी मतलब वो पहुंच में है, आपके पास हैं चीज़ें, है ना। लेकिन अगर चीज़ें अफोर्ड करने लायक नहीं हैं आप, तो कहते थे वे कि हम अब गरीब हैं और भूखे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें टाइटन द बेल्ट करना पड़ता था, मतलब टाइटन हिज बेल्ट। तो ये अपनी बेल्ट को टाइट करते थे, मतलब खर्च में कटौती करते थे, ठीक है। जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, नॉर्मली जो है लोगों पर वहाँ पर अच्छा धन और खाने के लिए चीज़ें होती थी, लेकिन जब वहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और जब मंदी आई, तो वहाँ पर लोगों के पास मतलब चीज़ें लिमिटेड हुई, और लिमिटेड होने पर तो उन्होंने कहा हमने अपनी बेल्ट को टाइट कर लिया है, ठीक है। और अभी तक क्या था, वे अंडर देयर बेल्ट, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो वो यही था, अंडर देयर बेल्ट। जैसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ, अंडर हर बेल्ट कह सकते हैं, हिज बेल्ट कह सकते हैं, तो उसके मतलब कोई चीज़ अचीव होना, आपके पास होना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को, आपके अनुभव में होना, ठीक है। अंडर हर बेल्ट या हिज बेल्ट। अब टाइटन हिज बेल्ट का क्या मतलब था, जब चीज़ें आपके पास ना हो या कम हो, तो आप उनको टाइट करेंगे, बेल्ट को टाइट करेंगे, मतलब आप अपना जो खर्चा है या जो आप फिजूल खर्ची करते हैं उनको टाइट करेंगे, यानी कि खर्च में कटौती करेंगे। तो अंडर हर बेल्ट हो जाएगा, मतलब जो आपके पास हैं चीज़ें, जब आपके पास पैसा है, खाने को चीज़ें हैं, तो आप इसका मतलब होगा कि आपके पास चीज़ें हैं, और अंडर हिज बेल्ट है, अंडर वंस बेल्ट है ना, ओन बेल्ट है। तो दोनों इडियम आप एक साथ याद कर सकते हैं। टाइटन इज बेल्ट मतलब खर्च की कटौती करना, आपके पास जो चीज़ें हैं उनको बहुत तरीके से यूज़ करना, और अंडर हर बेल्ट हो जाएगा आपके पास है ना, जब समय आपका अच्छा चल रहा हो। 111 टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी एक स्टोन को मतलब बिना हिलाए ना छोड़ना, ठीक है। दशरथ मांझी से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कोई भी, आप रिलेट करना इस चीज़ को, कोई भी पत्थर को इन्होंने बिना मारे नहीं छोड़ा, ठीक है। तो दशरथ मांझी से रिलेट कर सकते हैं, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, खून पसीना एक करना, मतलब हर मुमकिन प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है टू किड विद ग्रेन ऑफ साल्ट। अब इसमें हम देखते हैं, जब खाना खाया जाता है और मतलब उस पर नमक डाला जाता है, ठीक है, तो वो आसानी से निगल लिया जाता है। तो वहीं से ही इस इडियम को रिलेट किया गया है कि जब किसी भी खाने पर, चाहे वो कैसा भी हो, उस पर नमक डालकर निगलना आसान होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को थोड़ा संदेह की स्थिति में आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि आप टुक इट विद, मतलब ले रहे हैं किसके साथ, ग्रेन ऑफ साल्ट के साथ, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसका यही मीनिंग है कि कहीं ना कहीं आप नमक डालकर चीज़ें निगल रहे हैं, अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन पर संदेह है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको संदेह है और आंख मूंद कर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा टर्न द टेबल। तो ये तो इजी है, टर्न द टेबल मतलब रिवर्स से सिचुएशन, स्थिति का पलट देना, तो ये टेबल जो है वो टर्न हो गई। नेक्स्ट इडियम है टर्न से ब्लाइंड आई। ये भी इजी है, मतलब आंखें मूंद लेना, मतलब अनदेखा करना, चीज़ों को इग्नोर करना, ठीक है। ये कुछ इडियम काफ़ी इजी हैं, डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। अंडर द वेदर, जैसे आप फोटो से रिलेट कर सकते हैं, अंडर द वेदर का मतलब हो गया फीलिंग सिक, मतलब बीमार होना। अब जैसा ये देखिए, वेदर है, कभी बारिश हो गई, कभी धूप निकल गई, घटा हो गई, बहुत तेज़ धूप हो गई, अलग अलग वेदर है, तो आप उनको झेल नहीं पाए, ठीक है। तो अंडर द वेदर का मतलब है आप वेदर के नीचे हैं, इन सब के नीचे हैं, और बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आप बीमार पड़ गए, ठीक है। फीलिंग सिक मतलब बीमार होना, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इडियम है अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल, मतलब इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प। ठीक है, बिना किसी साधन के मुश्किल होना। अब आपके पास एक नाव है, नाव भी नहीं है ये कुछ मतलब आपने जुगाड़ टाइप कर रखा है, उसमें कोई भी पैडल विदाउट ए पैडल है आपके पास, चप्पू कहते हैं जिसको जब नाव चलाते हैं, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में हैं, आपके पास कोई भी साधन नहीं है। ठीक है, तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और आपके पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी आपका हेल्प का जरिया नहीं है। तो आपके पास जैसे देख भी सकते हैं कुछ भी नहीं है, केवल आप इस पर तैरकर जा रहे हैं। तो आप मुश्किल परिस्थिति में हैं और बिना किसी सहायता के हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इडियम याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा, बिना किसी पेडल के हैं और आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है अप इन आर्म्स। तो आप ये तो जैसे देख सकते हैं, आर्म्स एक जैसे होता है वेपन रखना, है ना, आर्मामेंट होता है, तो आर्म्स वो हो गया। अप इन आर्म्स मतलब आर्म्स को उठा लेना, जैसे देख सकते हैं ये पंचायत में भी इन्होंने आर्म्स उठा रखे हैं, तो मतलब प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ का कड़ा विरोध करना, मतलब प्रोटेस्ट विगोरेसली। तो इसका मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। आर्म्स को आप कंधों वाला ना याद करके आप मतलब वेपन वाला याद रखें। नेक्स्ट इडियम है हमारा 118 अप इन द एयर। मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ अननोन एंटायरली, मतलब आप जो चीज़ें हैं वो अनिश्चित हैं। अप इन द एयर, जैसे हम देख सकते हैं ये एक बैलून है, ये बैलून से रेफर कर सकते हैं, ये एयर में है, अप इन द एयर, है ना। अब जो ये बैलून है इसका कहाँ जाएगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अनिश्चित है, क्योंकि इसमें कोई स्टेयरिंग नहीं है, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। वैसे चीज़ें चलती हैं इसमें भी, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा लेकर चलेंगे कि इसमें कोई कुछ पंखुड़ियाँ नहीं लगी हैं या कोई इंजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अनिश्चित होगा, जब हवा में जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये अनिश्चित होगा। तो इस तरह से हम इस इडियम को रिलेट कर सकते हैं। अप इन द एयर मतलब आप बैलून से रिलेट करेंगे, और बैलून जब हवा में जाता है, एयर में जाता है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जहाँ हवा चल रही है उस डायरेक्शन से वो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता होती है, जिस डायरेक्शन में हवा है उसी डायरेक्शन में बैलून जाएगा, तो इसलिए चीज़ें अनिश्चित हैं, है ना। तो समथिंग दैट इज़ अननोन एंटायरली। नेक्स्ट इडियम है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई। अब पिग्स, ठीक है, वैसे तो पिग्स नहीं उड़ते, ये ज़मीन पर ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिग्स को उड़ाया जा रहा है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो आज तक कभी नहीं हुई, है ना, ना हो पाएगी। तो ऐसा जो कभी भी नहीं हो सकता, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ठीक है, ये तो इजी है, आप आराम से याद कर सकते हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कभी आज तक घटित नहीं हुई, है ना, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, अब जो गूज है वो एक बर्ड होता है, ए लार्ज वाइट बर्ड, है ना, दैट इज़ लाइक ए डक, मतलब डक की तरह एक बर्ड होती है, और जो जंगली होती है, जो वाइल्ड गूज होती है, उसको पकड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसकी स्पीड कह सकते हैं आप, या इसकी जो मैनूवर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे लेवल की होती है, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब कहीं भी जैसे जंगली गूज होता है ना, वाइल्ड गूज होता है, इसकी स्पीड इतनी होती है, या इसको मतलब एक तरह की इसको इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये किसी के हाथ नहीं आता। तो अगर आप वाइल्ड गूज को पकड़ने चलेंगे, उसको चेज करने चलेंगे, तो ये निरर्थक काम होगा। ठीक है, ये वर्थलेस हंट होएगा, है ना, एक वर्थलेस चेज होएगा, मतलब निरर्थक खोज होएगी, क्योंकि आप जो वाइल्ड गूज है उसको पकड़ नहीं सकते, उसकी स्पीड इतनी होती है, वो उसके पास कैपेबिलिटी है छुपने की, वो इस तरह से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे ये लड़का जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक निरर्थक काम कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जब आप वाइल्ड गूज को चेज करेंगे तो वो एक निरर्थक काम होगा और वर्थलेस चेज होगी। ठीक है, वाइल्ड गूज एक बर्ड है ना, वाइट बर्ड होती है। तो थोड़ा सा रिलेट करें तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इडियम है वर्किंग माई फिंगर टू द बोन। अब आपके हाथ काम कर रहे हैं, है ना, फिंगर्स काम कर रही है, और काम करते करते वे हड्डियां बन चुकी हैं, है ना। आप इतने रिलेट करना इसको, मतलब आपने इतने लंबे समय तक काम किया, इतने कई सालों तक काम किया अपने हाथों से कि वे हड्डियां बन गई। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें फैट था और वे बिल्कुल हड्डियां बन गई। तो आपने बहुत एक्सट्रीमली हार्ड मेहनत करी है, कहीं ना कहीं आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है। तो ईडियम ये वहीं से रिलेटेड है, जैसे फोटो देख सकते हैं, ये अब भी काम कर रहा है, इसकी मतलब जो उंगलियां हैं वो बोन में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत कड़ी मेहनत चल रही है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है ये। तो इस तरीके से ईडियम को आप रिलेट कर सकते हैं, जो आपकी उंगलियां हैं वो काम करते करते बोन बन गई, मतलब उनकी हड्डियां दिखने लगी, तो आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है ह्यूमन सर्विस, मतलब एक्सीलेंट एंड रिलायबल सर्विस, मतलब बहुत अच्छा काम। अब इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। जो ये ह्यूमन वर्ड है वो यूज़ किया जाता था, जो कहीं ना कहीं जो
काम करने वाले एक तबका होता है ना, काम करने वाला तबका होता है, या जो फेथफुल सर्वेंट होते हैं, जो लोअर रैंक के होते हैं, कहीं ना कहीं जो काम करने के लिए भरोसेमंद होते हैं। तो ह्यूमन जो वर्ड है वो उनके लिए यूज़ किया जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं और अपनी जॉब को, अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने के इच्छुक होते हैं या उसके भरोसेमंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वर्ड वहाँ से रिलेट किया गया है। जैसे देख भी सकते हैं ये जो है ये सब ह्यूमन है और ये इनसे काम करा रहा है आदमी। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्सीलेंट और रिलायबल सर्विस करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो जिस लिए वर्ड रिलेट किया गया तो उसी के लिए इसका मीनिंग है, मतलब एक्सीलेंट एंड रिलायबल सर्विस। तो आराम से याद कर सकते हैं आप, है ना। तो हमारे CPO 2024 के जो 122 ईडीएम हैं वो यहाँ पर एंड होते हैं। और आपको करना ये है, आपने वीडियो देख ली होगी, आपको 7-8 दिन बाद या 5-6 दिन बाद आपको वीडियो को 1.5 में या जैसा भी आपको सूटेबल लगे आपको वीडियो को देखना है, और केवल मोटे मोटे रूप से देखना है, चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी। किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार ट्राई करके देखिए, और कुछ भी कमेंट सजेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।